नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परिचय में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, यानी कि जो छोटी आंत रहती है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक हिस्सा रहता है। जो मैंने पहले जो वीडियो बनाए हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है, आप वो चाहे तो रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन रहेगा मैं वहां पे वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको दिखाई देगा। साथ ही हम लोग देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है उसकी जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है। तो जहां पे स्टमक खत्म होता है, ये स्टमक का जो शेप आपको दिखाई दे रहा है जे शेप में, ये स्टमक है। तो जहां से ये खत्म होता है यहां से इसकी शुरुआत होती है और ये जो खत्म होती है वो जब लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे जब उसकी ओपनिंग जो इसका एंड है वहां तक रहता है। तो इतना लंबाई जो रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है। अब देखा जाए तो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में इसकी लंबाई जो है वो बड़ी है। तो जो इनका नामकरण किया गया था, जो नाम दिया गया था इसका डायमीटर के हिसाब से दिया गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है, इसलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इसकी ओपनिंग रहती है, मतलब जब जहां पे वो स्टमक की जब खत्म होता है तो जो स्टमक के यहाँ से एक वॉल रहता है जो कि इनकी ओपनिंग जो है वो कंट्रोल करता है कि वो कंटिन्यू, ताकि जो स्टमक का जूस है, जो एसिड है, वो इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो वो स्फिंक्टर जो रहता है, एक वॉल टाइप स्ट्रक्चर जो रहता है वो कंट्रोल करता है इस तरीके से। और जैसे ही यहाँ से फूड जो है वो पूरा चर्निंग हो जाता है स्टमक में, तो ये खुलता है, 1 सेकंड के लिए यहाँ पे फूड चला जाता है और वापस से बंद हो जाता है। तो इस वॉल को जो या फिर स्फिंक्टर का जो नाम दिया वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर या फिर पाइलोरिक वॉल भी इसे कई लोग कहते हैं। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है उसे कहा जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हिस्सा है उसका नाम है ड्यूडेनम, दूसरा जो हिस्सा है वो है जेजुनम या जेजुनम, दूसरा है इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये 3 नाम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को दिया गया है। इसके अलग अलग जो काम रहते हैं। अब जो ड्यूडेनम रहता है, तो ड्यूडेनम की जो लंबाई है वो 25 to 30 सेंटीमीटर की है और जो पूरा जो लंबाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन की है वो लगभग 22 से 24 फुट है। इतनी लंबी वो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है। और अगर सेंटीमीटर में अगर देखें तो 670 से 760 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की रहती है। तो और ड्यूडेनम की जो रहती है उसमें से सबसे छोटा साइज जो रहता है 25 to 30 सेंटीमीटर की इसकी ड्यूडेनम की लंबाई रहती है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक प्रकार का मैंने जो रेड कलर का आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एक कॉमन डक्ट है जो कि पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो रहता है वो दोनों को एक जगह पे लाके एक कॉमन डक्ट का नाम है, कॉमन डक्ट का काम करता है। इस डक्ट का जो नाम है वो है हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। इसमें बाइल और पैंक्रियाटिक जूस यानी कि बाइल का जो डक्ट रहता है और पैंक्रियाटिक डक्ट रहता है वो दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। इसे हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है, जिसमें बाइल और पैंक्रियाटिक जूस कॉमनली एक साथ जो है वो ड्यूडेनम में जो है वो सीक्रेट होते हैं, जहां पे उनका डाइजेशन का जो है वो काम करते हैं। तो बाइल क्या है, बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर से जो रिलीज होता है तो वो फैट रहते हैं जो खाने में जो हमारा है उसे फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और पैंक्रियाटिक जूस जो रहता है ये इसका जो नेचर रहता है ये अल्कलाइन इन नेचर रहता है। तो ये फैट, शुगर और स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब आते हैं जेजुनम जो कि बीच का पार्ट है। तो जेजुनम जो रहता है ये इसका जो नाम है ये ग्रीक वर्ड से दिया गया है। जेजुनम का मतलब होता है एम्प्टी, मतलब ये हमेशा आपको खाली पाया जाएगा। जब भी एक व्यक्ति जब मृत होता है, डेथ होती है, तो जब पोस्टमार्टम में अगर देखा जाता है तो ये पोर्शन जो रहता है वो हमेशा खाली रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 250 से 300 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई देखी गई है। लास्टली जो इलियम पार्ट है वो है 350 से 400 सेंटीमीटर। और ये मेनली जो इलियम का जो फंक्शन है वो है विटामिन B12 और बाइल साल्ट के एब्सॉर्प्शन का, ये मेनली ज्यादातर काम यहाँ पे होता है। अब ये तो एक कॉमन ट्यूब है, तो इसका जो बाइफर्केशन किया गया है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये किस बेसिस पे किया गया है और क्या इसका जो एक पॉइंट है जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतना पोर्शन ड्यूडेनम है, जेजुनम है या फिर इलियम है। तो ड्यूडेनम और ये जो दिख रहा है आपको जेजुनम, ये तो ड्यूडेनम और जेजुनम के बीच में एक लिगामेंट रहती है जो इन्हें सेपरेट करती है। तो ये एक पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ड्यूडेनम और जेजुनम को सेपरेट जो आइडेंटिफाई करने का। और जेजुनम और इलियम के बीच में जो रहता है तो उसमें कोई लिगामेंट नहीं रहती है जेजुनम और इलियम के बीच में। सिर्फ पता कैसे किया जाता है फिर इसको, तो इसका ये जो है डायमीटर जो है वो छोटा हो जाता है इलियम का। क्यों छोटा हो जाता है? क्योंकि उसकी वॉल साइज बड़ी हो जाती है। मतलब जो ये परत रहती है, जो लेयर रहती है, वो लेयर थोड़ी मोटी हो जाती है और डायमीटर छोटा हो जाता है। तो जहां से उसका डायमीटर छोटा होना शुरू हुआ वहां से इलियम की जो है वो शुरुआत हो जाती है।
अब ये पोर्शन तो हमने जो है सिंपली समझ लिया। तो एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन की खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है, वहां पे इस तरीके का एक वॉल रहता है। उस वॉल को कहा जाता है इलियोसिकल वॉल। तो ये भी कुछ समय के लिए खुलता है, वहां पे जाता है और इसके बंद हो जाता है। तो पेलोरी स्फिंक्टर से शुरुआत होकर डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम और इलियोसिकल वॉल, यहां तक इतना पोर्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का रहता है। अब देख लेते हैं कि उसकी जो लेयर रहती है, मतलब इसको अगर एलएस सेक्शन लिया गया और इसको सीधा किया गया तो जो लेयर इसकी बनती है, तो ये लेयर में कई परतें रहती है और सबका अलग अलग काम रहता है। मैंने कल जो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको बताया था उसी तरह इसमें भी रहती है। तो कुछ चीजें हम लोग डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे नीचे की जो लेयर रहती है, जो आउटर लेयर जिसे हम लोग कहते हैं, वो है सीरोसा। सीरोसा मैंने कल ही बताया था कि जो पेरिटोनियम लेयर रहती है, जो कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने ऑर्गन रहते हैं उससे बाकी ऑर्गन से वो सेपरेट करती है, ये उसी का ही एक विसरल पार्ट रहता है, विसरल पार्ट ऑफ पेरिटोनियम लेयर। तो इसे सीरोसा लेयर कहा जाता है, जो आउटर लेयर रहती है। उसके बाद की जो एग्जैक्ट लेयर रहती है उसे कहा जाता है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर दो लेयर से बनी रहती है। जो डायरेक्टली सीरोसा से जुड़ी हुई रहती है वो रहती है लॉन्जिट्यूडिनल मसल, उसके बाद रहती है सर्कुलर मसल। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके फूड को आगे मूव करने में हेल्प करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन में इनका ज्यादातर काम रहता है। उसके बाद है सब म्यूकोजा लेयर। सब म्यूकोजा लेयर में ब्लड वेजल्स और नर्व सप्लाई के जो एंडिंग्स रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर म्यूकोजा लेयर। म्यूकोजा लेयर सबसे अंदरूनी लेयर जो है इसकी मानी जाती है, और म्यूकोजा लेयर के ऊपर एक विलाय करके हेयरलाइन स्ट्रक्चर रहता है। जो कंबल रहती है, जो हम लोग ठंडियों में पहनते हैं कंबल जैसे, उसके ऊपर जैसे हम लोग हाथ घुमाते हैं तो किस तरीके से हेयर है, मखमली जैसा हमें लगता है, तो उसी तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे भरे हुए रहते हैं। लाखों की संख्या में वही छोटे छोटे पीसेस रहते हैं। तो इसके ऊपर भी एक माइक्रोविली रहता है, मतलब बालों के ऊपर भी छोटे छोटे बाल जो रहते हैं, इस तरह के जो हेयर लाइन स्ट्रक्चर रहता है जिसे विलाय कहा जाता है। तो विलाय के ऊपर भी छोटे छोटे विलाय रहते हैं जिसे माइक्रोविलाय जो है वो कहा जाता है। और ये पोर्शन में विलाय, माइक्रोविलाय में काफी सारे सेल्स रहते हैं जो कि हमारे बॉडी में डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन और कुछ बैक्टीरिया, वायरस अगर आ जाते हैं उसे किल करने के लिए भी वो काम करते हैं। इन्हीं विलाय के अंदर और इन्हीं लेयर्स के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स रहते हैं जो कि काफी तरह के हार्मोन्स, काफी तरह के एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब ये माइक्रोविलाय के इसमें क्या रहता है, कई सारे छोटे छोटे सेल्स इसके अंदर रहते हैं। तो कुछ सेल्स के बारे में हम लोग बताएंगे कि वैसे देखा जाए तो इसमें काफी सारी सेल्स रहती हैं जो डाइजेशन के लिए हेल्प करती हैं, पर कुछ दो चार सेल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको शेयर करता हूं। एक है पेनिस सेल। पेनिस सेल क्या करती है, एंटी माइक्रोबियल फ्लूइड जो है वो रिलीज करती है यहाँ पे इस पोर्शन पे पूरे इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया और वायरसेस आ गए हैं वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। साथ ही ये क्या करता है, स्टेम सेल्स जो रहते हैं उन्हें प्रोटेक्शन देता है। स्टेम सेल को प्रोटेक्शन देने का कारण क्या रहता है, स्टेम सेल क्या करते हैं, ये नए सेल्स जो हैं वो हमारे बॉडी में ग्रो करते हैं। जो इंटेस्टाइन में जो रहते हैं नए सेल्स ग्रो करने का काम करते हैं स्टेम सेल, तो इन्हें प्रोटेक्शन देने का काम भी ये पेनिस सेल का जो है वो काम है। उसके बाद है एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ये काफी एक ग्रुप है काफी सेल्स का जिसके अंदर काफी हार्मोन्स और ये जो है रिलीज होते हैं। तो इसके अंदर दो सेल्स का मैं बता देता हूं। एक है आई सेल जो कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। इसका काम क्या है, ये पैंक्रिया और गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है और जूसेस रिलीज करने के लिए। दूसरा है एस सेल, ये सिक्रेटिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो कि वाटर और आयरन का बैलेंस करने में हेल्प करता है ड्यूडेनम लेवल पे। तो ऐसे कई और सेल्स है इसके अंदर रहते हैं। तो दो चार जो विलाय रहते हैं उसके बीच में एक हल्का सा छेदराई का एक स्ट्रक्चर रहता है जो मैंने कल आपको लार्ज इंटेस्टाइन में बताया था। उस छेद जिसका नाम है वो है क्राइप्ट, और इस क्राइप्ट के अंदर भी काफी सारे सेल्स रहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट सेल्स जो है वो है एब्सॉर्प्टिव सेल और ग्लोबेट सेल। तो एब्सॉर्प्टिव सेल वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने का काम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मटेरियल है, जो पार्शियली एब्सॉर्ब, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो थोड़ा सा ड्राई होना शुरू होता है। तो उसमें ग्लोबेट सेल क्या करती है, म्यूकस ऐड करती है, थोड़ा सा उसे चिपचिपाहट जो है वो देती है, जिसकी वजह से फूड आगे मूव होने में हेल्प होता है और वो रुक नहीं जाता है। तो ये दोनों सेल्स का काम भी फूड को डाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज का टॉपिक यही तक था। इस सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत जो है वो किस तरीके से काम करती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे उस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।